आज हम लोग जगदीश चंद्र माथुर रचित वो सदा नीरा शीर्षक पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को और फिर उन प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसी पाठ से संबंधित एक और वीडियो जो इसके पहले मैंने दिया था, उसमें लेखक का परिचय और इस पाठ का संक्षिप्त सार भी मैंने बताया था। आशा है आप उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लें, कारण बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए समय गवाए बिना हम लोग आगे चलें और देखें इस पाठ का जो सबसे पहला प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हैं। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वहाँ जंगलों का कटना है। जंगल नदियों की धाराओं की गति को कम करते हैं और उसके जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदी की क्षमता से जब जल अधिक होने लगता है तब वहाँ बाढ़ आती है, लेकिन उनके रास्ते में यदि जंगल न हो तो बाढ़ अपना भीषण रूप अख्तियार कर लेती है। चंपारण के क्षेत्रों में जंगल को काटकर वहाँ कृषि के लिए भूमि को समतल बना दी गई है। अब वहाँ बाढ़ की विभीषिका को रोकने वाला कोई भी जंगल नहीं है। यही कारण है कि वहाँ हमेशा बाढ़ आते रहते हैं। क्लियर है? आगे इस पाठ का जो दूसरा सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है या फिर उसका क्या आशय है। तो इसके जवाब में आप जो लिखेंगे उसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्रिमियाई प्रक्रिया वस्तुतः पारे को सोने में बदलने की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें पारे को कुछ विलोपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। लेखक ने इस पाठ के संदर्भ में क्रिमियाई प्रक्रिया का आश्रय देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा एक दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसे कुछ अन्य पदार्थों के संगम से कुछ बिल्कुल भिन्न पदार्थों का उद्भव हो जाता है, अर्थात उससे नए पदार्थ बनाए जाते हैं, उसी तरह सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश अर्थात चंपारण की निधि बनकर एक नए संस्कृति का निर्माण कर गया। क्लियर है? अब जो तीसरा सवाल है इस पाठ का, उसमें पूछा जा रहा है धांगर शब्द का क्या अर्थ है। तो धांगर शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं कि धांगर शब्द वस्तुतः ओराव भाषा से लिया गया एक शब्द है, जिसका मतलब भारे का मजदूर होता है। धांगर एक आदिवासी जाति है जिससे 18वीं सदी में तात्कालीन बिहार के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से वो लोग यहाँ लाए गए थे। हालांकि अब वो छोटा नागपुर अब झारखंड के अंतर्गत आता है। ये जाति या जनजाति मतलब ये धांगर जनजाति जो ओराव, मूड़ा और लोहार जनजातियों के वंशज कहे जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। धांगर जाति के लोगों की जो भाषा है वो स्थानीय मिश्रित भाषा में अपने आपस में बात करते हैं। क्लियर है? आगे है कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि ग्रीक कला थारुओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सींक और मूज से रंग बिरंगे धान के पात्र के जैसे घरेलू उपयोग के सामान तथा सीपों और बीजों से आभूषण को बनाने में इनका कौशल देखते ही बनता है। ये उनके संस्कृति का हिस्सा है, जिसका उदाहरण देते हुए लेखक ने नववधू के अपने प्रीतम को केलऊ कराने के संदर्भ में झंकृत होने वाले बिंदियों से दिया है। उनकी कला उनकी मधुर संस्कृति की एक मोहक झलक प्रस्तुत करती है। यहाँ ध्यान देना होगा कि कलेऊ शब्द जो है उसको कई जगहों पर स्थानीय भाषा में कलो भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है दिन का भोजन अर्थात लंच होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? आगे जो 5वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है
कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि अंग्रेज नाना तरीकों से नीले किसानों का शोषण करते थे। नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। कहते हैं कि प्रति 20 कट्ठे की खेती में या खेती के लिए उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था किसानों के लिए। इसी प्रणाली को 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं। नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी। हालांकि केमिकल रंगों के आविष्कार होने के बाद इसमें थोड़ी कमी आई, बावजूद इसके 3 कट्ठिया से मुक्ति के लिए अंग्रेजों को माटी रकम उनके गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था। और तो और जिस रास्ते से अंग्रेज गुजरते थे उन रास्तों पर भारतीय किसानों को जानवर ले जाने की मनाही थी। और गोरे साहब के यहाँ कुछ भी होता तो वहाँ का सारा खर्च स्थानीय किसानों को भरना पड़ता था। क्लियर है? आगे गंगापुर पुल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली, अर्थात अपनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई, तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि संवादों के प्रसार में संचार के साधनों का विशेष महत्व होता है। अंग्रेज किसानों पर अत्याचार या अत्यधिक अत्याचार करते थे। संवादों के प्रसार में संचार के साधनों का एक विशेष महत्व है। अंग्रेज किसानों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। विरोधी स्वर के फैलने से रोकने के लिए ही उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आवागमन के साधनों के अभाव में विरोध स्थानीय होकर रह जाता, जिसका दमन करना उनके लिए बिल्कुल आसान था, यानी एकदम आसान काम था। संवादों के प्रसार में संचार के साधनों का एक विशेष महत्व है। अंग्रेज किसानों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। विरोधी स्वर के फैलने से रोकने के लिए ही उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आवागमन के साधनों के अभाव में विरोध स्थानिक होकर रह जाता, जिसका दमन करना उनके लिए आसान था। गंगा पर पुल बनाने से अंग्रेजों को डर था कहीं दक्षिण बिहार के बागी विचार गंगा के उत्तर न पहुंच जाए, जो उनके शासन के लिए काफ़ी खतरनाक था। क्लियर है? आगे 7वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, या फिर गांधी जी ने क्या किए, तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था या ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा, जिसके लिए उन्होंने 3 गांवों को गोद लिया था, जिनमें बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भेजा था उन जगहों पर। बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को गांधी जी ने वहाँ भेजा था, जिनमें कहा जाता है कि बरहरवा के विद्यालय को चलाने के लिए बब्बन जी गोखले और अवंतिका गोखले को भेजा गया था। मधुबन में नरहरि दास पारेख और उनकी पत्नी गई थी वहाँ। इनके अलावे उन महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनको भी वहाँ भेजा गया था। जबकि भितिहरवा के लिए वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपान जी को वहाँ भेजा गया था, जहाँ बाद में पुंडलिक जी भी गए। कस्तूरबा भी इन आश्रमों में रही और वहाँ काम कर रहे कार्यकर्ताओं की देखभाल की थी। क्लियर है? आगे है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनने और निष्कलंक चरित्र का निर्माण मानते थे। वे शिक्षा में आचार्य पद्धति के समर्थक थे। इसके लिए गांधी जी सुसंस्कृत शिक्षक के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण को अधिक तरजीह देते थे। उनके विचार में अक्षर ज्ञान शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य की प्राप्ति में मात्र एक विधेय थे। उनके विचार में अक्षर ज्ञान को शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मानते थे। उनके विचार में अक्षर ज्ञान शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मात्र है। उनके विचार में अक्षर ज्ञान शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य की प्राप्ति में
विधेय मात्र है, ऐसा उनका मानना था। बच्चों के सर्वांगीण उनके विचार में अक्षर ज्ञान शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मात्र था। बच्चों के सर्वांगीण विकास करने में असक्षम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को वे उपयुक्त नहीं मानते थे। कारण इस पद्धति में बच्चों को केवल रटाया जाता है, जो बच्चों की प्रतिभा को कुंठित करती है। वे शिक्षा में बच्चों के लिए औद्योगिक शिक्षा के पक्षधर थे, ताकि बच्चे भविष्य में शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी आजीविका और जीवन को परिष्कृत करने में कर सकें। कुल मिलाकर गांधी जी उस शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे जिससे बच्चों का स्वाभाविक रूप से सर्वांगीण विकास किया जा सके। क्लियर है? अब जो 9वां सवाल है, उस 9वें सवाल में आपसे पूछा जा रहा है पुंडलिक जी कौन थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वालों में से एक थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भितरवा बच्चों को शिक्षा देने के लिए बुलाया था। पुंडलिक जी एक निर्भीक व्यक्ति थे। उनके संबंध में लेखक ने एक वाक्य का वर्णन किया है, जिसमें लेखक ने बताया है कि उस समय गोरे साहब के आने पर उसके घोड़े के लगाम को गृह सिंह स्वामी द्वारा पकड़े जाने का एक चलन था। एक दिन एक साहब जो उस समय बड़े अत्याचारी थे आए थे, तो पुंडलिक जी ने कहा कि नहीं, उसे आना ही है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। गांधी जी से सीखी निर्भीकता का यह पाठ उन्होंने भितिहरवा के लोगों को भी सिखाई। क्लियर है? आगे कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने इस पाठ में विशेष रूप से किया है, जिनमें से एक सत्य और सत्य के लिए निर्भीकता है, तो दूसरा अहिंसा। जीवन में अहिंसा के अभाव होने से मनुष्यों में मनुष्यता और पशुता का फर्क करना कठिन हो जाता है, जबकि सत्य के बिना संसार के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। सत्य के लिए निर्भीकता अत्यंत आवश्यक है। निर्भीकता का मतलब सत्य पर अडिग रहने से है। निर्भीकता होना एक बात है और उदंड होना दूसरी बात। उदंडता को जहाँ उन्होंने गैर जरूरी कहा है, वही निर्भीकता को मनुष्यों के लिए आवश्यक बताया है। यही गांधी जी के जीवन के 2 प्रमुख सीख थे, जिसका उन्होंने अपने जीवन पर्यंत निर्वाह किया। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था, अर्थात यह आज भी उपयोगी है। कारण इन दोनों जीवन मूल्यों के अभाव में मनुष्य कहलाने के गौरव को खो देते हैं। क्लियर है? आगे कि यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्नों को खड़ा करता है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्षण जीवन में अनेक घटनाएं घटित तो होती रहती हैं। उन घटनाक्रमों को परखने और समझने के लिए हमारे मन में अनेक प्रश्न भी आते रहते हैं, जिनसे निपटने में हमारे अंदर या हम अपनी व्यावहारिक ज्ञान से जिनसे निपटने में व्यावहारिक ज्ञान काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। प्रस्तुत पाठ में इसी तरह के कुछ प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित भी हुए हैं, जिनमें प्रकृति के प्रति हमारे गैर जवाबदेहपूर्ण कार्य विशेष उल्लेखनीय है। हमारे इन्हीं रवैयों के कारण वनों का विनाश निरंतर जारी है। इससे चंपारण भी अछूता नहीं है। एक लंबे समय से वहाँ के जंगलों की कटाई जारी है। पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर भी दिखाई देने लगा है। सूखा और बाढ़ के जैसी विभीषिका इसी के परिणाम है। लगातार कम हो रहे जंगलों के कारण तटों में जल अवरोधी और धरती में जल को अवशोषित करने की क्षमताओं में भी ह्रास हुआ है। गंडक, भसान, सिकराना आदि नदियाँ जो कभी वनों से आच्छादित चंपारण के लिए वरदान थी, वही आज वहाँ के लिए अभिशाप बनी हुई है। बाढ़, सूखा तथा पर्यावरण प्रदूषण के जैसी समस्याओं से बचने के लिए न केवल हमें तत्काल वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा, बल्कि उन स्थानों पर पुनः नए वृक्षों को भी लगाना होगा।
हालांकि सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम और नदियों से नहरें निकालने के जैसे कई प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं, लेकिन सामुदायिक भागीदारी के बिना सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयास नाकाफी होगा। क्लियर है? आगे 12वें नंबर का जो सवाल है, यहाँ आपको दो अलग अलग पंक्तियाँ दी गई हैं और उन दोनों पंक्तियों के आपको अर्थ स्पष्ट करने हैं। पहली जो पंक्ति दी गई है उसमें कहा गया है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके अर्थ स्पष्ट करने हैं आपको। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, एक तरफ वसुंधरा भोगी अर्थात वो मतलब एक तरफ वसुंधरा भोगी अर्थात जो अपने स्वार्थ में जंगल को काटते जा रहे हैं, पशु पक्षियों और खेतों को बर्बाद करते जा रहे हैं, वो हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहने के लिए तो गंगा को मैया कहते हैं, लेकिन अपने घर की नाली के कचरे, कूड़ा करकट और बासी पूजन की सामग्री को गंगा में प्रवाहित कर उसे प्रदूषण फैलाते हैं, या अर्थात उसमें प्रदूषण को फैलाते हैं। इस तरह देखें तो दोनों प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि वसुंधरा भोगी और धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्लियर है? आगे इसकी जो दूसरी पंक्ति है, उस पंक्ति में आपसे कहा जा रहा है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ इस पंक्ति के भी अर्थ स्पष्ट करने हैं आपको। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त पंक्तियाँ वो सदा नीरा शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसे हिंदी के जाने माने साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। प्रस्तुत इन पंक्तियों में लेखक चंपारण के ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षा और वहाँ के गौरवशाली इतिहास को भुला दिए जाने से थोड़े आहत हैं। पौराणिक काल और यानी ये कह लें कि पौराणिक काल से लेकर आधुनिक युग में गांधी जी के चंपारण आने तक चंपारण हमेशा अपने गौरवशाली अतीत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर प्रस्तुत इन पंक्तियों में लेखक चंपारण के ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षा और वहाँ की गौरवशाली इतिहास को भुला दिए जाने से थोड़े आहत है। पौराणिक काल की बात करें तो पौराणिक काल में राजा उतानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव के तपोस्थली और सीता की जन्मस्थली व शरणस्थली होने से लेकर आधुनिक युग में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह तक चंपारण हमेशा अपने गौरवशाली अतीत के कारण महत्वपूर्ण रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी 1917 ईस्वी के अप्रैल में चंपारण आए और 3 कठिया खेती के विरोध में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। देश की आज़ादी की यह नए चरण की शुरुआत थी। गांधी जी ग्रामीण दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बरहड़वा, मधुबन और भितिहरवा में 3 विद्यालय स्थापित किए, जहां कस्तूरबा, महादेव देसाई और बब्बन जी गोखले सरी के लोगों ने योगदान दिए। लेकिन समय के गर्त में आज वे सभी उपेक्षा के कारण धूल धूसरित हैं, मानो चंपारण आज अपने उन सभी गौरवशाली इतिहास को भुला देने पर आमदा हो। हालांकि उनमें से कुछ जगहों पर स्मारकों का निर्माण अवश्य कराया जा रहा है। बावजूद इसके लेखक चंपारण की उपेक्षा से काफी मर्माहत प्रतीत होते हैं। क्लियर है? आगे जो 13वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, लेखक ने पाठ में विभिन्न जातियों के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहां कहां से और किस लिए आकर बसे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सबसे पहले मिथिला और नेपाल विजय के लिए दक्षिण भारत से कर्नाटवंशी लोग यहाँ आए थे और इस क्षेत्र के रक्त और निधि बन गए। इसके बाद धांगर और थारू जातियाँ यहाँ आजीविका की तलाश में यहाँ आई थीं। धांगर जाति के लोगों को सबसे पहले अंग्रेजों और रामनगर के तत्कालीन राजा ने नील की खेती के लिए छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से यहाँ लाए थे। इसी तरह मुसहर वर्ग से भुइयाँ लोग भी यहाँ गया जिला से लाए गए थे। इसके अतिरिक्त पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भी वहाँ की परिस्थितियों से परेशान होकर के यहाँ आए थे और यहीं आके वो यहीं के होके रह गए। क्लियर है? आगे कि पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है
और वह सांग रूपक है। रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसके जवाब में जो आप लिख सकते हैं वो ये कि जब उपमेय का उपमान पर आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसा कि प्रस्तुत ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में लेखक ने भैंसा लोटन में गंडक नदी पर बनाए जा रहे बराज और उसके नहरों का जिक्र करते हुए कहा है। लेखक ने सूखा और बाढ़ से त्रस्त लोगों के दैन्य और अभावों का संकट मोचन के तौर पर बराज को लक्ष्मीपति नारायण तो उसकी नहरों को नारायण की भुजाएं कहकर संबोधित किया है, जो सांग रूपक का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस तरह आरोपों के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, एक तो अभेद रूपक होता है और दूसरा तद्रुप रूपक होता है। देखिए, अभेद रूपक जो है, जब किसी रूपक में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है तब उसे अभेद रूपक कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है अधिक अभेद रूपक, दूसरा हीन अभेद रूपक और तीसरा होता है सम अभेद रूपक। ये आपको याद रखना होगा। अब दूसरा जो तद्रुप रूपक था उसके बारे में हम कह सकते हैं कि तद्रुप रूपक में उपमान उपमेय का रूप तो धारण कर लेता है, मतलब ये उपमान उपमेय के रूप में बदल जाता है, यानी उपमेय का रूप धारण कर लेता है, पर वो एक नहीं हो पाता है, उसे दूसरा कहकर व्यक्त करते हैं। इसके भी वैसे तीन भेद होते हैं, हालांकि तीन और अतिरिक्त भी इसके भेद कहे गए हैं। पहला तीन भेद जो होता है उसमें अधिक तद्रुप रूपक होता है, हीन तद्रुप रूपक होता है और सम तद्रुप रूपक होता है। और इन तीनों तद्रुप रूपक के अतिरिक्त तीन और होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक भी इसके भेद कहे जाते हैं। अब है कि सांग रूपक क्या है, तो कहते हैं जहाँ पर उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप होता है वहाँ सांग रूपक होता है। तो फिर निरंग रूपक उसे कहते हैं कि जिस स्थान पर संपूर्ण अंगों के साम्य होने के बजाय केवल एक ही अंग का आरोप किया जाता है वहाँ निरंग रूपक होता है। जबकि पारंपरिक रूपक जो होता है, परंपरित रूपक, वहाँ होता है जहाँ प्रधान रूपक किसी अन्य रूपक पर स्थिर होता है तथा किसी अन्य रूपक की मदद के बिना वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ वो परंपरित रूपक है। क्लियर है? तो चलिए अब अगला जो सवाल है उसमें 15 नंबर का सवाल, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नीलहे गोरों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि नीलहे गोरों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। हर छोटे बड़े किसानों के लिए प्रति बीघा अर्थात प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। नील की खेती से खेत बंजर हो जाती थी। किसान अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। शासन में बैठे तात्कालीन अधिकारी भी नीले गोरे के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। ऐसे में गांधी जी का चंपारण आने से मानो वहाँ के लोगों के जीवन में फैले अंधियारा छटने लगा था। उन्होंने वहाँ के किसानों की दशा को सुधारने और बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने या उसको सुदृढ़ करने के लिए भी कई कार्य किए। उन्होंने चंपारण के किसानों में निर्भीकता के भाव को उत्पन्न की तथा उनमें सत्य के भाव को स्थापित करने का भी प्रयास किया। इस तरह गांधी जी चंपारण के आमजनों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए या उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इस तरह गांधी जी वहाँ के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। क्लियर है? आगे 16वें नंबर का सवाल है कि चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। देखिए, गंडक नदी के दोनों ओर बिखरे नाना आकृति वाले अनेक ताल हैं। कई ताल हैं जो गंडक नदी के दोनों तरफ बिखरे पड़े हैं। इन्हीं तालों को चौर और मन कहते हैं। चौर उथले ताल हैं जिनमें जाड़ों और गर्मियों के मौसम में पानी कम हो जाता है और उनमें खेती भी होती है। जबकि मन विशाल और गहरे ताल हैं जिनमें खेती कभी नहीं होती है। यहाँ स्मरणीय है कि मन शब्द जो है वो मानस शब्द का अपभ्रंश है। क्लियर है? अब इसका जो 7वां सवाल है और शायद अंतिम सवाल है इसका कि कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे
कि पंडी नदी जो लौरिया के नंदनगढ़ से रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए नेपाल के भिखना थोरी तक जाती है। इसी रास्ते से बुद्ध, लुम्बिनी और नेपाल आते जाते थे। फाहियान और भेनसांग भी इसी रास्ते से भारत आए थे। मतलब भिखना थोरी से रामपुरवा, भितिहरवा, लौरिया, अरेराज, केसरिया और वैशाली होते हुए एक रास्ता मगध के जंगल तक जाती थी या मगध के जंगलों तक जाती थी। संभव है बुद्ध इसी रास्तों से कपिलवस्तु से मगध तक की यात्रा की हो। क्लियर?